दोस्तों आज की कहानी निर्भया की। दो 2012 की वो कहानी है जिसने पूरे देश को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था। दोस्तों आपने तो ऐसे कई भूतों और प्रेतों की हजारों कहानियां सुने होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो आपको कहानी सुनाने और बताने वाला हूँ वो कहानी अलग ही है। ये कहानी दिल्ली गैंगरेप और मर्डर से रिलेटेड है। इस कांड के बारे में जिन जिन लोगों ने भी सुना वो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द फांसी हो। 16 दिसंबर 2012 दोस्तों ये वो काला दिन था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती और कहानी यहीं से शुरू होती है। 16 दिसंबर 2012 के दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास एक लड़की लगभग 23 साल की अपने घर से बोलकर निकलती है कि वो 2-3 घंटे में घर वापस आ जाएगी। लेकिन उस लड़की को अपने एक दोस्त अविनिंद्रा प्रताप जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसके साथ मूवी देखने के लिए जाना था। उसके बाद वो लड़की अपने दोस्त से मिलती है और दोनों द्वारिका से एक ऑटो में बैठकर दिल्ली के एक स्लैग सिटी वॉक पहुंच जाते हैं और वो दोनों वहां पहुंचकर सबसे पहले मूवी देखने के लिए टिकट लेते हैं। उन दोनों का जो मूवी देखने का टाइम था वो था शाम 6:40 से लेकर रात 8:30 बजे तक का। कुछ देर वेट करने के बाद जब इनके मूवी का टाइम आता है तो ये दोनों मूवी थिएटर के अंदर जाते हैं और मूवी देखने लगते हैं। और ये दोनों जब मूवी देख रहे थे तो वहीं कुछ ही दूर पर एक घर के अंदर 6 लोग शराब पी रहे थे। उन 6 लोगों में से जो 4 लोग थे वो बस का काम करते थे। उन 4 लोगों में से एक बस का ड्राइवर था, एक बस का कंडक्टर और 2 हेल्पर थे। ये 6 लोग दारू पीने के बाद डिसाइड करते हैं कि चलो आज थोड़ा मौज मस्ती किया जाए। उसके बाद ये 6 लोग एक बस लेते हैं और उस बस को दिल्ली के सड़कों पर इधर से उधर दौड़ाने लगते हैं। तकरीबन 8:30 बजे के आसपास ये लोग बस को लेकर दिल्ली के एक सब्जी मार्केट के पास पहुंचते हैं और तभी उन 6 लोगों में से एक बस की खिड़की से खानपुर खानपुर चिल्लाने लगता है। तभी वहां रामाधार नाम का एक आदमी जो कि वहीं लकड़ी की दुकान में एक बढ़ाई का काम करता था वो फिर उस बस में बैठ जाता क्योंकि उसे खानपुर की तरफ ही जाना था। और जब वो आदमी बस में बैठा और कुछ दूर बस चलने के बाद ही उस बस के लोग उस आदमी से कहते हैं कि ये बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। ये सुनते ही रामाधार बस से नीचे उतरने लगता है। वो जैसे ही बस से नीचे उतरने की कोशिश करता है तो उसे फिर से बस में खींच लिया जाता है और उसने जो कुछ भी लिया था उससे सब कुछ छीन लिया जाता है। और जब उसने इसका विरोध किया तो उन 6 लोगों में से 5 लोग उसे उसी बस में मारने लगे और एक बस को चला रहा था। मारने के बाद उन लोगों ने रामाधार को बस से बाहर फेंक दिया और बस को वहाँ से तेजी से भगाकर ले गए। और इस तरफ 8:30 बजे जब मूवी खत्म हुई तो वो लड़की और उसका दोस्त घर जाने के लिए ऑटो की तलाश करने लगे, लेकिन उन दोनों को इतनी रात द्वारका छोड़ने के लिए कोई ऑटो जाने के तैयार ही नहीं था और जो तैयार होता वो पैसा ज्यादा लेता। खैर इसके बाद बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद एक ऑटो वाला मुनीर का बस स्टॉप छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों किसी तरह बस स्टॉप तो आ जाते हैं, लेकिन इनको घर जाने के लिए अभी भी बस का इंतजार करना पड़ता है। ये दोनों बस का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ 9 बजे के आसपास एक व्हाइट कलर की एक बस वहाँ आकर रुक जाती है और उस बस से एक आदमी द्वारका और पालमपुर मोड़ चिल्ला रहा था। और क्योंकि इन दोनों को घर जाने के लिए देर हो रही थी तो इसीलिए ये जल्दी से इस बस में सवार हो जाते हैं। ये बस वही बस थी जिसमें रामाधार के साथ छीना झपटी हुई थी और इस बस में वही 6 लोग होते हैं जो शराब पीने के बाद बस को लेकर मौज मस्ती के लिए निकले थे। उस बस में जो 6 लोग थे उनमें से एक का नाम था राम सिंह जो इस बस का ड्राइवर था और दूसरे का नाम था मुकेश सिंह जो राम सिंह का ही भाई था और वो इस बस में हेल्परी का काम करता था। तीसरा था अक्षय कुमार जो कि इस बस का क्लीनर था। चौथा और 5वां था पवन गुप्ता और विनय शर्मा। ये दोनों तो इस बस में काम नहीं करते थे लेकिन ड्राइवर राम सिंह के अच्छे दोस्त थे। और छठा जो था उसका नाम था राजू। राजू तो इन लोगों के साथ काम नहीं करता था लेकिन उसी दिन यानी 16 दिसंबर 2012 के दोपहर में इन लोगों से मिला था। खैर इसके बाद जब वो दोनों इस बस में चढ़े तो उन लोगों ने उनसे टिकट मांगे लेकिन उनके पास टिकट नहीं था तो किराए के नाम पर दोनों से 10-10 रुपए ले लिए। इसके तकरीबन 5 मिनट बाद जब ये बस मलाई मंदिर के फ्लाई ओवर पर चढ़ी तो उस बस के लोगों ने बस का दरवाजा भी बंद कर दिया और बस की लाइट भी बुझा दी और उन 6 लोगों में से 3 लोग उस लड़का और लड़की के पास आए और उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। और जब लड़के ने इसका विरोध किया तो इन 3 लोगों ने उसे मिलकर मारने लगे और उस लड़की से देखा नहीं गया तो उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने लगे तो उन लोगों ने कॉल को काट दिया और फोन भी छीन लिया। उसके बाद उनमें से 2 लोग एक लोहे की रोड लेते हैं और उसी रोड से उस लड़के को मारने लगते हैं।
और इसके बाद इन लोगों ने इन दोनों से उनका पर्स और मोबाइल घड़ी सब कुछ छीन लेते हैं, यहाँ तक कि इन दोनों के कपड़े भी उतरवा देते हैं। और जब वो लड़का इनकी पिटाई से लगभग अधमरा हो जाता है तो वो सभी उस लड़की को बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं और बारी बारी उसका बलात्कार करने लगते हैं। इन सब के बीच वो बस दिल्ली के सड़कों पर लगातार दौड़ रही थी और बस के ड्राइवर भी बदलते और ये 6 लोग बेचारी उस लड़की का बारी बारी उस बस में गैंगरेप कर रहे थे। और यहाँ तक कि जब वो लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड को घुसा दिया। इसके बाद लगभग 1 घंटे तक उन लोगों ने उस लड़की को काटा पीटा घसोटा, जानवरों से भी बदतर उस पर अत्याचार करते रहे। उन हैवानों ने लड़की के ऐसे किसी अंग को नहीं छोड़ा जिस पर जख्म के निशान न हो। इसके बाद जब इन दरिंदों का मन भर गया तो उस लड़की और उस लड़के को महिपाल फ्लाई ओवर के पास, जहाँ झाड़ियाँ भी थी, सुनसान सड़क पर फेंक दिया और इसके बाद वो लोग बस को वहाँ से तेजी से भगा कर ले गए। अब ये दोनों बेचारे उस पूरी रात कड़ाकी ठंड में उसी सड़क के पास झाड़ी में लहूलुहान निर्वस्त्र पड़े थे। और इन सब के बीच लड़की का दोस्त इशारे में लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन उनकी मदद कोई करने नहीं आया। उसी बीच एक राजकुमार नाम का एक आदमी वहाँ से किसी काम के लिए जा रहा था। तो आदमी जब वहाँ पहुँचा जहाँ उस लड़की को और उसके दोस्त को फेंका था तो उसने सुना कि झाड़ी से कुछ आवाजें आ रही हैं। तो आदमी तुरंत ही चेक करने के लिए वहाँ गया तो उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की खून से लथपथ निर्वस्त्र झाड़ी में पड़े हैं। उस आदमी ने सबसे पहले लड़की से पूछा तो लड़की बोलने के हालत में नहीं थी, तो उसने लड़के से पूछा और लड़के ने सारी बात बता दिया। और वो आदमी तुरंत ही पास के होटल से 2 चादर ले आया और उन दोनों को दे दिया। इसके बाद वो पुलिस को फोन किया और कुछ ही देर बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास वहाँ पुलिस की 2 गाड़ियाँ आ गई। ये दोनों गाड़ियाँ अलग अलग थाने से थी और जब यहाँ पुलिस पहुंची तो वो उन दोनों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय आपस में ही लड़ने लगे। और ये पुलिस कोई बड़ी बात पर भी नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इस बात पर लड़ रहे थे कि ये इलाका जहाँ लड़का और लड़की मिले वो किसके क्षेत्र में आता है। बल्कि पुलिस वालों का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जल्द से जल्द इन दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। खैर, इस बहस के खत्म होने के बाद उन दोनों को दिल्ली पुलिस की वैन में बैठाया गया और उन्हें लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली के सफदर जंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। यहाँ जब डॉक्टरों ने उस लड़की की हालत देखी तो उनकी भी हालत खराब हो गई, क्योंकि लड़की के शरीर पर अनगिनत घाव थे। उन दरिंदों ने लड़की के शरीर के ऐसे किसी भाग को नहीं छोड़ा था जो कि सही सलामत हो। उस लड़की की आंतों की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि इलाज कहाँ से शुरू करें। उसके बाद लड़की के माता पिता को वहाँ बुलवाया गया और उनको घटना की खबर दी गई। इसके बाद दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा हालत का जायजा लेने के लिए वहाँ खुद पहुंची। उन्होंने लड़की की हालत के बारे में सुना तो वो खुद ही हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत ही मामले की गंभीरता को समझ लिया कि अगर इस मामले में थोड़ी सी भी देरी हुई तो अपराधी हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना के घटने के बाद 24 घंटे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके बाद डीसीपी छाया शर्मा ने अपने काबिल ऑफिसर्स को बुलवाया और एक मीटिंग किया और तुरंत ही उस बस और उन अपराधियों को ढूंढने का काम शुरू किया गया। लड़की के साथ ही उसके दोस्त का सारा बयान दर्ज किया गया, जिसने पूरी कहानी को विस्तार से बताया। उस लड़के ने बताया कि जिस बस में एक घटना घटी वो सफेद रंग की थी, जिसका पिछला दरवाजा जाम था। बस के दोनों तरफ पीले और हरे रंग की पट्टी थी और उस बस में यादव लिखा हुआ था। अब पुलिस को किसी इसी तरह की बस की तलाश थी जिस पर यादव लिखा हो और वो सफेद रंग की हो। उस बस को ढूंढना जैसे भूसे में सुई ढूंढना हो। अब न जाने पूरी दिल्ली में ऐसी कितनी बसें होंगी जिसपे यादव लिखा होगा और वो सफेद कलर की होगी। अब पुलिस वहाँ से शुरुआत की जहाँ से ये दोनों बस में चढ़े थे, यानी मुनीर का बस स्टॉप से, लेकिन पुलिस को वहाँ से कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद पुलिस वहाँ से महिपाल फ्लाई ओवर के पास पहुँची जहाँ से उन दोनों को बस से फेंका गया था, लेकिन वहाँ से पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। और पुलिस ने देखा कि पास के होटल में कैमरा लगे हैं जो उनके काम आ सकता है। उसके बाद पुलिस उन सभी होटलों में गई जहाँ पर कैमरे लगे थे। पुलिस सभी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो उनको एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक सफेद रंग की बस वहाँ से जाती दिखाई दी। वो बस आधे घंटे के अंदर ही वहाँ से 2 बार गुजरी। पहली बार वहाँ से 9:34 पर वहाँ से गुजरी और दूसरी बार वो बस 9:54 पर वहाँ से गुजरी। इस बात पर पुलिस ने गौर किया और आरटीओ ऑफिस से उस बस की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये बस एक स्कूल बस है जो बच्चों को ले जाने और ले आने का काम करती है। इसके तुरंत बाद ही पुलिस उस बस के मालिक के पास पहुंचती है और बस के मालिक से इस बस के बारे में पूछा तो उस बस के मालिक ने बताया कि अभी इस वक्त वो बस कहाँ है मुझे भी नहीं पता। और इसी बीच कुछ समय बाद पुलिस के मुखबिरों के जरिए पता चलता है कि वो बस कहाँ खड़ी है। वो बस सेक्टर 3 RK पुरम रविदास कैंप
के एरिया में खड़ी है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस रविदास कैंप में पहुंचती है तो पुलिस को वो बस वहीं खड़ी मिलती है और उस बस के अंदर एक आदमी भी बैठा था जो पुलिस को देखकर भागने लगता है और पुलिस उसे तुरंत ही दबोच लेती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद बस का ड्राइवर राम सिंह था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ दिल्ली पुलिस स्टेशन ले आई और उस बस को भी उसी वक्त त्यागराज स्टेडियम ले जाया गया। उसके बाद उस बस के अंदर से फिंगरप्रिंट, सीट के ऊपर लगे ब्लड सैंपल, वो लोहे की रॉड और हेयर सैंपल कलेक्ट किए गए और इन सबको जांच के लिए आगे भेज दिया गया। खैर इसके बाद 18 दिसंबर 2012 को दोपहर 1:15 पर दूसरे आरोपी पवन गुप्ता को भी पुलिस ने रविदास कैंप से गिरफ्तार कर लिया और इसके ठीक 15 मिनट बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी विनय शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया और शाम होते होते पुलिस ने चौथे आरोपी मुकेश सिंह जो राम सिंह का भाई था उसको भी राजस्थान के करौली गांव से पकड़ लिया गया। खैर इधर जब पुलिस आरोपियों को पकड़ने में व्यस्त थी तो उधर लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया क्योंकि अब तक ये खबर मीडिया तक पहुंच गई थी और मीडिया से ये लोगों तक पहुंच गई थी। के बाद दिल्ली से पूरे भारत में फैल गई। जब लोगों ने इस घटना के बारे में सुना तो वो सभी दंग रह गए कि कोई इंसान इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। अब सिर्फ लोगों को ये जानना था कि वो लड़की कैसी है और ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। अब तक वो लड़की भी होश में आ गई थी और जब वो पहली बार होश में आई तो उसने बोला कि मैं और जीना चाहती हूँ। जिसने ये मेरे साथ किया उसे छोड़ना मत, उसे जिंदा जला देना। तो इस लड़की के इस जज्बात को देखते हुए मीडिया ने इसे एक नाम दिया, निर्भया। और इसी बीच 21 दिसंबर 2012 को पांचवें आरोपी राजू को भी पुलिस ने आनंद विहार बस स्टॉप से गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस अपने साथ दिल्ली ले आई। उसकी जब डिटेल खंगाली गई तो पुलिस को पता चला कि उसका नाम राजू नहीं बल्कि मोहम्मद अफरोज है और उसकी उम्र मात्र 18 साल ही है। तो अब तक 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अभी तक 6वें आरोपी का कोई अता पता नहीं था। फिर होता यह है कि उसी दिन यानी 21 दिसंबर 2012 की रात लगभग 9:15 पर 6वें आरोपी अक्षय कुमार को भी बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। खैर इसके लगभग 2.5-3 महीने बाद यानी 11 मार्च 2013 को 6ठे आरोपियों में से जो राम सिंह था वो तिहाड़ जेल में ही फांसी लगा ली और इन 6 आरोपियों में से एक ने फांसी लगा ली और जो राजू था वो नाबालिग था, इसलिए उसे कोर्ट ने दोषी माना और उसे 3 साल की सजा सुनाई क्योंकि किसी भी नाबालिग को 3 साल से ज्यादा जेल में रखने की अनुमति नहीं दी जाती। और अब इन 6 आरोपियों में से बचे सिर्फ 4 आरोपी मुकेश, अक्षय, विनय और पवन। इन सब की सुनवाई अभी भी कोर्ट में चल रही थी। खैर इसके बाद आखिरकार इस घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद इन चारों आरोपियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो दोस्तों ये रही निर्भया की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की पूरी कहानी। दोस्तों हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।